हमारी प्रोडक्शन उतनी की उतनी नहीं हुई, प्रोडक्शन कम हो गई है, सब डिमांड नहीं बढ़ी, लोगों ने डबल कंजम्पशन नहीं करा है. इट इज जस्ट बिकॉज we are not producing that commodity into the market and the cost of production of that commodity has been increased. That is the reason. Are you getting my point? तो ये नहीं कहना इस वाले में कि ये भी बढ़ गया, नहीं ये बढ़ा नहीं और ये बढ़ गया, हमने इसी को एम्फसाइज करना है, ये कांस्टेंट रहने वाला है. यहाँ पर सप्लाई इज द रीजन, डिमांड रिमेन्स टू बी कांस्टेंट. डिमांड ने कोई अपना प्रभाव नहीं डाला, सिर्फ जो इफेक्ट डाला वो सिर्फ सप्लाई ने डाला. डन. एंड व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड इट? नाउ कम अप विद आंसर्स. सप्लाई के कम होने के रीजन क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्रीज, कॉस्ट बढ़ जाए, सिंपल. द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग, दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन. इनपुट्स की प्राइस कॉस्ट बढ़ गई, that leads to increase in inflation. कुछ और? Very nice. Maybe the hoardings. होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, जान के हमने चीजों की सप्लाई कम कर दी ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन और फिर बेच देंगे, फिर ज्यादा प्राइस पे ले लेंगे. और कुछ? होर्डिंग कैन बी द रीजन. लोन महंगे हो सकते हैं जिसको लेकर आप इन्वेस्टमेंट कर, देखो ना कहीं हमें वो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का कोई कंपोनेंट तो लगाना पड़ेगा ना. तब अब याद ही है जब दो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, उसका कोई कंपोनेंट उठा के लगा दीजिए. गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस बढ़ा दे तो क्या होगा? नहीं, हमारे पास नहीं पैसा कम होगा, डिमांड पे नहीं आना, सप्लाई पे जाना है. कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, जीएसटी लग गया तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई. हमने डिमांड नहीं बात छेड़नी, हमने सप्लाई की बात करनी है. इफ द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग सम काइंड ऑफ टैक्सेस, मे बी डायरेक्ट मे बी इनडायरेक्ट, दैट लीड्स टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, वी मे नॉट गोना बाय दैट कमोडिटी. हम अगर खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, नहीं खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा. और कुछ इंटरनेशनल हो सकता है, कुछ सप्लाई चेन, कोई सप्लाई चेन इंटरप्शन हो जाए जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं मिला, हमें प्रोडक्ट नहीं मिला, रॉ मटेरियल नहीं मिला, प्रोडक्शन का प्राइस महंगा हो गया. सो सप्लाई चेन इंटरप्शन में बी द रीजन टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी. कोई इंटरनेशनल रीजन हो सकता है. यस, वो उसकी वजह से सप्लाई चेन इंटरप्शन होगा. ठीक है, हाँ वॉर ही हो गया ना. कुछ और? इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में कुछ होता है. Very nice. If some import duties are being imposed by the government, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने टैरिफ लगाना है, टैक्स लगाना है, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो क्या होगा? जो रॉ मटेरियल पहले 10 रुपए में पहुंच रहा था, अब उस पर गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा के वो 50 का कर दिया, तो हमें कॉस्टली लगेगा, हम नहीं खरीदेंगे. या अगर हम खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा. तो समवेयर समहाउ सम इंपोर्ट ड्यूटीज, some kind of tariffs, कोटाज और कुछ भी टैक्सेस होते हैं. टैरिफ का मतलब, इसको काट दो अगर नहीं समझ में आ रहा. These kind of things can lead to increase in the inflation in the economy. Done? So सबसे आसान तो causes क्या? डिमांड एंड सप्लाई दोनों उसके रिवर्सिबल हो गए. One is scarcity inflation. अच्छा, इसको इरेज करते हैं. ये इसके सब पार्ट्स थे, ये सिर्फ अपने समझने के लिए आपको होने चाहिए. Scarcity inflation says because of hoarding by the traders of black marketing create artificial shortage in the economy and that leads to increase the price of the commodity. Scarcity हो भी सकती है और scarcity artificially create भी की जा सकती है, उसकी वजह से inflation. Somewhere somehow it is just like a cost push inflation, बस cost में हम cost को importance दे रहे थे, अवेलेबिलिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे. यहाँ पे हम अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू प्राइस. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? उसमें हम प्राइस की बात कर रहे थे, चीज की कीमत महंगी हो गई, प्रोडक्शन की कीमत महंगी हो गई, प्रोडक्शन की कॉस्ट महंगी हो गई. कॉस्ट मींस कॉस्ट, है ना. एंड इसमें हम कॉस्ट की बात नहीं करें, हम कह रहे हैं अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास चीज है ही नहीं, क्वांटिटी ही नहीं है उस चीज की. जब क्वांटिटी नहीं होगी तो महंगी तो होनी है फिर.
So it is just because of the shortage of commodity. Maybe scarcity का मतलब ही shortage होता है. तो scarcity का मतलब चीज की shortage हो या तो सच में हो और कभी कभी हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर लेते हैं, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग हो चाहे वो होर्डिंग हो, जो उसमें हमने एक पॉइंट लिया था ना वो इसका पार्ट बन जाएगा. तो स्कैरसिटी इन्फ्लेशन व्हिच इज क्रिएटेड बाय ट्रेडर्स बाय इटसेल्फ और इट इज मे बी बाय नेचुरल. इकोनॉमी के पास क्रूड ऑयल है ही नहीं है तो वो हमारे पास स्कैरसिटी है तो उसका प्राइस महंगा ही होगा, हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा. गेटिंग? The last one is structural inflation. Structural inflation. Structural inflation because of structural rigidities such as agriculture bottlenecks, such as physical infrastructure bottlenecks और forex bottlenecks. इसको हम लोग bottleneck inflation भी बोलते हैं. bottleneck inflation भी बोला जाता है इसको. इसमें मतलब कि आपकी कोई भी चीज जो है वो बॉटलनेक्स की वजह से हो रही है. वो आपकी एग्रीकल्चर बॉटलनेक भी हो सकती है, वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक भी हो सकता है, आपका फॉरेक्स भी बॉटलनेक हो सकता है, आपके पास कोई इंडस्ट्रियल बॉटलनेक भी हो सकता है. ऑल अबाउट द बॉटलनेक, 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 agriculture, infrastructure, forex, or it may be like your isn't? चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक क्या है? आप जो भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप अपने आप को बाउंड कर रहे हैं उस चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि कम प्रोडक्शन होगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा. एग्रीकल्चर बॉटलनेक क्या हो गया? आपने जितना प्रोडक्शन करना था, जितना आपने सोच के रखा था कि इस बार हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इतना फूड सप्लाई करना है सो दैट वी कैन लीड टू द होल ईयर, अपने पीडीएफ सिस्टम के थ्रू हम इतना फूड स्टॉक रख सकें ताकि हम पूरे इकोनॉमी को पूरे दिन के लिए, पूरे साल के लिए खिला सकें. हमारे पास एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइक फ्लड वाज देयर, लाइक मोर रेन वाज देयर, बिकॉज ऑफ दैट वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मच मोर राइस. हमें लगा कि पैडी फसल जो है वो बढ़िया नहीं गई तो हमने अपने उस बॉटलनेक्स क्या हो गई, हमने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए, हमने इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज को राइस देना बंद कर दिया. सो इफ वी आर नॉट सपोज टू, इफ वी आर बाउंड टू प्रोड्यूस एंड वी आर बाउंड टू सपोज टू ट्रेड, देन व्हाट वी विल डन, देन देयर कुड बी अ एग्रीकल्चर बॉटलनेक्स. कि एग्रीकल्चर की वजह से, या आप ये कह लीजिए जूट, या आप कह लो फैब्रिक, इकोनॉमी में फैब्रिक जो है वो यहां से बन के बाहर जाता है. सपोज अब हमारे पास कॉटन की फसल खराब हो गई तो इंडस्ट्री खराब हो गई ना, प्रोडक्शन किसका इफेक्ट हुआ, इंडस्ट्री का, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा. रॉ मटेरियल कहां था, एग्रीकल्चर सेक्टर में था. सो एग्रीकल्चर इज अ बॉटलनेक फॉर माय डेवलपमेंट, तो दैट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बॉटलनेक. ठीक है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेक्स बॉटलनेक्स क्या है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं है उस चीज को मंगाने के लिए जो रॉ मटेरियल आपको अपने प्रोडक्शन के लिए चाहिए. मान लीजिए आपको कोई, आप ये लैपटॉप्स बना रहे हैं, उसके लिए आपको चिप्स चाहिए, आपको फोन्स के लिए लिथियम चाहिए या कोई चिप्स चाहिए, वो आपके पास नहीं है. दैट यू हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम द अदर नेशन, एंड उससे इंपोर्ट करने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है. तो दैट इज, फॉरेन एक्सचेंज इज द रीजन दैट इज नॉट लीडिंग यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. तो वो आपका रीजन बन गया, आपके प्रोडक्शन को रोकने का कारण बन गया. तो दैट इज टू योर बॉटलनेक्स. गेटिंग माय पॉइंट? इसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. सो दीज आर द फोर व्हिच इज द कॉजेस. इन्फ्लेशन खुद नहीं होता है, वो कारण किसी की वजह से होता है. तो डिमांड, सप्लाई होगी एक तरह से, ये कॉस्ट and scarcity and the structure. These are the four kinds of inflation which are the reasons to be creating inflation. The next one is to be, first one कौन सा किया हमने? Speed. Second one is cause. Let's go for third one is on the basis of coverage. On the basis of coverage.
थ्री, इसको टाइम के अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें, है ना, कवरेज ऑफ टाइम, different coverage of time. Inflation. So first one is wartime inflation, post-war time inflation. सबके आगे इन्फ्लेशन है जी. War time, post-war time and peace time. War time inflation क्या होता है? वॉर की वजह से जब इन्फ्लेशन आता है, क्यों आता है? हाँ जी, नहीं वो तो फिर इंटरनेशनल है ना. आपकी कंट्री में वॉर चला है तो क्या करेंगे? क्योंकि आप अपने सारे रिसोर्सेज को वहां से उठाकर आपने आर्म एंड एनिमल्स के ऊपर खर्चना, डिफेंस के ऊपर खर्चा करना शुरू कर देते हैं. आपने जो प्लान किया, अगर इस टाइम यूक्रेन वॉर चल रहा है, वुड द यूक्रेन विल गो फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक कमोडिटी? कोई नया बिजनेस लगाएगा? कोई नया इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है इस टाइम पीरियड पे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना नहीं है, सबसे पहले अपने आप को डिफेंस करना है. तो वो डिफेंस इक्विपमेंट्स पे ज्यादा खर्चा हो जाता है. तो आपका जो चीजें बच गई, एक तो रिसोर्सेज शिफ्ट हो गए, इकोनॉमी के प्रोडक्शन के ऊपर हमने 1 करोड़ रुपया लगाना था, नाउ वी हैव शिफ्टेड दैट मनी टू सम अनदर इक्विपमेंट्स. कोई जहाज खरीदने में लगा दिया, कोई गोली बारूद खरीदने के लिए लगा दिया. तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आउटपुट होना था वो नहीं हुआ ना, तो प्राइसेस तो बढ़ने हैं. That could be the reason. तो चीजें क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा वॉर होने की वजह से, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं. उस टाइम जब मार्केट में इन्फ्लेशन आता है उसको वॉर टाइम इन्फ्लेशन कहते हैं. ठीक है जी. पोस्ट वॉर टाइम इन्फ्लेशन, वॉर के बाद इन्फ्लेशन क्यों आता है? कुछ और रीजन? इन्फ्लेशन हमारा वॉर के बाद क्यों आता है? एक तो वो रीजन बोल रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस हो गई आपके ऊपर, अब है ना, रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लग गए, तो ऑब्वियसली यू नॉट सपोज टू प्रोड्यूस, यू आर नॉट सपोज टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट. सेकंड हो गया, आपके पास खुद ही रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई है. पहले आप थे उस चीज में अबंडेंट थे, आपकी लैंड रिसोर्सेज मैन मेड थी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सारे शहर तबाह हो गए, तो यू नीड टू रिकंस्ट्रक्ट. तो आपका जो पैसा है वो प्रोडक्शन की बजाय रिकंस्ट्रक्शन में और सेल्फ सफिशिएंसी में लग जाता है. यू आर नॉट सपोज टू प्लान आउट फॉर द न्यू थिंग्स. तो इसलिए रिकंस्ट्रक्शन जो आपका मेन रीजन होता है. कोई और? क्या उसका क्या करें? वो रिकंस्ट्रक्शन में आ गया ना, क्योंकि हम चीजें उस टाइम के बना नहीं सकते हैं, तो हम सारा पैसा कहाँ लगा रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं. तो या यू कैन टेक इट ऑफ फ्रॉम दिस किसी से कि अगर आप रिकंस्ट्रक्शन पे लगा रहे हो तो आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो ना, पहले चीजें बिल्डिंगें जगहें ठीक कर रहे हो. तो उस टाइम पीरियड पे प्रोडक्शन खाना भी तो है, कंज्यूमर भी तो करना है, वो कहाँ से लाओगे? बाहर से लाओगे तो खर्चा हो जाएगा, महंगा बनेगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा, है ना. पीस टाइम, ठीक ठाक होने के बाद भी इन्फ्लेशन क्यों आता है? चलो वॉर में तो रीजन आया समझ में, वॉर के बाद ठीक होने के लिए भी लगा टाइम. नाउ इट्स पीस नाउ इन इंडिया, व्हाट इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन? अभी इन्फ्लेशन क्यों आता है? हाँ जी बताओ. सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी इन्फ्लेशन हो रही है. अब आप देख लो ना, आप सब इन्फ्लेशन क्यों कर रहे हो? यू हैव मनी, परचेजिंग पावर है आपके हाथ में, लिमिटेड होंगे तो फिर आप डिमांड कैसे करो? फिर तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी. आप सब्जी के पैसे खर्च लेते हो. So you don't have limited resources, you have an abundance of resources with you people. So क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर है, और वो परचेजिंग पावर कहां से आ रही है? वही रीजन पुराने, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लगा दिया, एम्प्लॉयमेंट स्कीम लगा दी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चलो जी उनको भी पढ़ा दो, है ना, वहां से अन्नपूर्णा योजना आ गई. एवरीबडी इज गेटिंग मनी फ्रॉम एनी हाउ. So government is providing so much of investment plans, government is providing so much of these type of employment opportunities, so people used to get income out of easy hands and they are spending out of it. खर्चा कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन आ रहा है. तो ये 3 तरह के इन्फ्लेशन है जो टाइम के अकॉर्डिंग हमारी इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट
reaction. Basis of government reaction. Done. One is open inflation. Suppressed inflation. Open inflation and suppressed inflation. ओपन इन्फ्लेशन का मतलब जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में चल रहा है एंड गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप टू कंट्रोल इट. गवर्नमेंट सेज इट्स ओके, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन लेट इट बी. Government is not taking any step to control the inflation, either monetary fiscal policy or international monetary system. उसको ना तो domestically ठीक करना चाहता है ना internationally ठीक करना चाहता है, वो inflation चलती रहती है, उसको open inflation कहते हैं. Government do not restrict the money supply, do not restrict the control of money. Simply whatever is going on, let it be. While the suppressed inflation means government wants to control it. Government wants to restrict the inflation in the economy. Government कैसे restrict करेगी? Government inflation को ठीक करना चाहती है. Monetary fiscal policy और उसके थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट? राशनिंग सिस्टम. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन अ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक वी शुड डिस्कस द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ओनली. So they said that government wants a monetary and fiscal policy to control the inflation, which is called a suppressed inflation. उसको suppress करने के लिए गवर्नमेंट मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है, तो हम कहते हैं उससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट हट जाएगा, सीआरआर, एसएलआर, सैचुरेशन रेट्स खत्म हो जाएंगी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ठीक हो जाएंगे. हम ये सारी पॉइंट्स की बात करते हैं. या अगर वो भी नहीं आपको समझ में आता, थोड़ा टिपिकल है, लेट्स टॉक अबाउट फिस्कल पॉलिसी. सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट या तो आपके ऊपर ज्यादा खर्चा करेगी या गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी. टैक्स तो ले नहीं सकती, मतलब ले सकती है बट इस सिचुएशन में नहीं लेगी. क्या जो मैं बोल रही हूँ वही हाँ है, जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो नहीं है? अपने तो थोड़ा सा यूज कीजिए ना माइंड. गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी आपके ऊपर से अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है. आप कैसे बदल गए? जो मैं कह रही हूँ वो सच नहीं है. आप सुनिए, समझिए उस चीज को, उसके बाद हाँ जी कीजिए. गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन है, आप सबके पास पैसे हैं और आप सब डिमांड कर रहे हैं किसी कमोडिटी की, मुझे उसको कंट्रोल करना है, मैं कैसे करूं? टैक्स लगाऊं आपके ऊपर ताकि आपके सारे पैसे मेरे पास आ जाए, या फिर चीज के ऊपर टैक्स लगा दूं. वो वाला टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट. सबकी इनकम के ऊपर 50-50 रुपीज टैक्स है, वापस कर दो. डायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये चीज जो 100 की थी ना 500 की होगी, जिसने लेनी है ले लो. वो इनडायरेक्ट टैक्स है. जिसको नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा. सो समवेयर समवेयर गवर्नमेंट विल इंपोज टैक्सेस. गवर्नमेंट रिबेट्स नहीं देगी, टैक्सेस लगाएगी. तो उससे क्या हो गया? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है. गवर्नमेंट राशनिंग सिस्टम करती है. मार्केट में से एफसीआई को फूड प्रोडक्शन करके उसको राशनिंग के थ्रू कंट्रोल करके रखती है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में इन्फ्लेशन ना क्रिएट हो जाए. तो आप इस चीज का स्टॉक क्रिएट करके रख लो. राशनिंग सिस्टम करती है, पीडीएफ सिस्टम्स क्रिएट करती है. सो गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल पहले से प्रायरी. अभी हुआ भी नहीं इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट को पता है कि ऐसा इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने वाली है. सो वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्टॉक विद अस सो दैट इट शुड नॉट क्रिएट इन्फ्लेशन इन द लेटर ऑन स्टेज. उस टाइम पीरियड में हम कहां से अनाज बनाएंगे? नहीं उगा सकते ना. तो अभी से उसके लिए प्लान आउट कर लो. तो दीज आर द सिचुएशंस गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल एंड इन द प्रायर बेसिस गवर्नमेंट ट्राई टू मेंटेन आवर बफर स्टॉक्स आउट ऑफ इट. अपने बफर स्टॉक्स क्रिएट करके रखती है. सम अदर काइंड ऑफ इन्फ्लेशंस, लास्ट है ये टाइप्स में. Other types of inflations. One is the core inflation. Second is the super core inflation. ये रीफिल करते हैं मुझे लगता है. Third one is the built-in inflation.
inflation, super core inflation, and built-in inflation. Yes. So all the goods and services of the commodity are increasing, excluding the energy and food articles. सारी चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, सारी excluding food articles and energy, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अलग चीज है, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन मतलब पूरी इकोनॉमी में सारी चीजें बढ़ रही हैं, बस खाने को हम नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि खाने वाली चीजों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बाकी चीजों को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। सो एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स आर एक्सक्लूडेड व्हाइल अदर थिंग्स आर इंक्रीजिंग। इसको भी बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया, इसका सबका प्राइस बढ़ रहा है। सिर्फ फूड को गवर्नमेंट ने, हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको हम देख नहीं रहे हैं, बढ़ सकता है वो भी साथ साथ, बट उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं जब हम कोर इन्फ्लेशन को टोटल कर रहे हैं। So all the commodities prices are increasing, excluding energy and food articles is called your core inflation. तो exclude वैसे ही सबके prices बढ़ रहे हैं, but exclude क्या किया आपने? Energy and food articles. Next is your super core inflation. All the prices increasing exclude inflation after deducting the gold, silver price from the inflation. सिर्फ और सिर्फ किसको नहीं ले रहे हम? गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। inflation after deducting gold and silver price inflation from core inflation. हाँ, दो और दो चार एक्सक्लूड हो गए, सारी चीजों के प्राइस, साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर भी हटा दिया, तो वो इन्फ्लेशन हमारा सुपर कोर इन्फ्लेशन हो गया। The last one is built-in inflation, means increase in the cost of living. Increase in the cost of living of salary class employees या salary class people. Increase in the cost of living. अब increase in the cost of living due to all the things, चाहे वो रेंटल हाउस हो, चाहे वो आपका फूड आर्टिकल हो, चाहे वो आपके शू कॉस्ट हो, चाहे वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो, एनर्जी कॉस्ट हो, गोल्ड, एनीथिंग, आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो रही है बेसिकली सैलरी क्लास पीपल की। ये हम आगे जाके थोड़ा अच्छे से बात करेंगे कि सॉरी, जो इन्फ्लेशन है ना वो हर एक के लिए सेम नहीं होता है ना। हमारे लिए इन्फ्लेशन शायद इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन एक पुअर क्लास के लिए वो इन्फ्लेशन है। हमारे लिए अगर व्हीट फ्लावर का प्राइस 40 से 45 हो जाता है या 42 हो जाता है, हम कहेंगे 5 किलो पे 10 रुपए का ही फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। बट हु इज अर्निंग ओनली 100 रुपीज इन अ डे, उसके लिए हर चीज अगर 2-2 रुपए फर्क पड़ गया तो उसके 10 रुपए का फर्क पड़ गया, 10 रुपए से उसने कोई चीज खरीदनी थी। Have you ever seen any people who is just going to a shop with ₹100, they are buying 10 rupees का तेल दे दो, 5 रुपए का 10 का आटा दे दो, 10 का नमक मिर्च दे दो and give us 100 rupees. Have you ever seen? So if that 2 to 2 rupees affected, उनका तो 10 रुपए का जो है बीच में से सॉल्ट या शुगर आना था वो हट गया ना, तो उनकी कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ लिविंग इफेक्ट होगी, हमारी 2 रुपए से कॉस्ट ऑफ लिविंग इफेक्ट नहीं होने वाली। गेटिंग अ पॉइंट। और अगर एलीट क्लास की बात करें, उनको 100 रुपीज से भी प्राइस का इफेक्ट नहीं आने वाला। दोज आर टेकिंग अ बैग ऑफ रुपीज 5 लाख रुपी, उनको 5-10 रुपए से ऊपर प्राइस नीचे हो तो उनको हार्डली मैटर्स। सो दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन कैन नॉट बी टेकन इक्वल टू ऑल। सबके लिए एक जैसा इन्फ्लेशन नहीं ले सकते इकोनॉमी में, क्योंकि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट नॉर्म्स में बटी हुई है on the behalf of income as well and the wealth as well. So that's why we can't take it inflation for all. So that's why this kind of inflation is taking only for the salary class people. कि सिर्फ सैलरी क्लास पीपल की अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो जाती है तो वो हमारी फिर बिल्ड इन इन्फ्लेशन कहलाती है इकोनॉमी की। सो हियर वी आर जस्ट वाइंडिंग अप टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस। देन जस्ट हैव अ स्मॉल ग्लांस ऑन योर पेपर, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, अगर कोई इसमें से डाउट है या कुछ, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन, मेजरमेंट्स।
पहले अलग अलग बात करते हैं फिर आगे। What happened? Okay, yes please. Yes, ma'am. Okay. Okay, so we have yes, good Kamal, we have just discussed about the types of inflation there. Yes, ma'am. So yeah, if you have any doubt regarding that, you can ask. Otherwise, Sometimes. yeah, I've just written down the points only. I haven't written down anything else. Now the thing would be comparatively more needed to be on the screen. So we are writing about the measurements. Okay. Okay. So we are starting with the measurements or the measurements of to measure the inflation. We have a different kind of measurements to measure the inflation, basically of two types: wholesale price index and consumer price index. Anybody know about bit of things about the wholesale price index? कुछ भी थोड़ा सा? Okay. Wholesale price index is basically and consumer. From its name only we can come to know wholesale price index का क्या होगा? From producer's point of view, and consumer's price of index is related to the consumer's point of view. So whenever we are talking about wholesale price index, it is about to the wholesale, and the consumer price index it is about to the retailer. वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये रिटेलर के हमारे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. सो हाउ इट इज स्टार्टेड, व्हाट इज द कंपोनेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंसेस इन होलसेल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडियन इकोनॉमी मेजर्स व्हिच काइंड ऑफ इंडेक्स टू कैलकुलेट द इंडियन इन्फ्लेशन. तो हम यहाँ पे इंडिया के कॉन्सेप्ट से ही बात कर रहे हैं कि इंडिया में हम इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन से इंडेक्स की बात करते हैं, होलसेल की बात करते हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, और इतनी कितनी कमोडिटीज उसके अंदर आती हैं, कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कौन उसको कैलकुलेट करता है. Getting? So we are saying it is just like the wholesale price index we are starting. They said that the first thing is it is being published by Office of the Economic Advisory. Ministry of Industry and Commerce. So it is being published by Office of Economic Advisor, Ministry of Industry and Commerce. ये पब्लिश किया जाता है जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, DIPP. ये जो इसके अंडर किसके अंडर आता है, ये DIPP के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल promotion, industrial policy and promotion, we can say. New Delhi, इसके अंडर हम basically you need to remember this thing only. Economics of Office of Economic Advisor, that is a Ministry of Industry and Commerce, Department of Industrial Policy and Promotion, that is started with the calculating of WPI. Okay, so they said that very first time when we started to calculate the WPI, that was the first time in 1932. So we can say in obviously one more thing we need to tell you before starting the WPI measurements. जैसे हम कोई भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस है, चाहे वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, आपको पहले भी बताया मैंने, जब भी हमें डिफरेंस निकालना होता है तो P1 अपॉन P इंटू 100 और P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100, दो चीजों का डिफरेंस है. अगर आपने दोनों के बीच का ग्रोथ रेट निकालना है तो क्या होगा, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100. P स्टैंड्स फॉर एनीथिंग, चाहे वो इनकम हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे ग्रोथ रेट हो, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो, कुछ भी. अगर ग्रोथ रेट निकालनी है तो P1 का मतलब प्रेजेंट माइनस पास्ट अपॉन पास्ट इंटू 100.
तब ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर हमने सिर्फ इन्फ्लेशन निकालना है, ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं, सिर्फ इन्फ्लेशन निकालना है, तो वो क्या होगा, आज का इन्फ्लेशन डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का इन्फ्लेशन इनटू 100। तो कितना इन्फ्लेशन आया, आज 150 रुपए की चीज है, पिछले साल 100 रुपए की थी, इनटू 100 तो कितने प्राइस बढ़ा, 50 रुपए। ठीक है, इसी तरह फिर आज 150 है, कल को 180 हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाय 150 इनटू 100। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिफरेंस बता रहा है कि कैसे इन्फ्लेशन में चेंज आया, कितना इन्फ्लेशन में चेंज आया। तो जब हम इन्फ्लेशन के चेंज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें कोई बेस ईयर चाहिए होगा ना, तभी तो कंपेयर करेंगे, पिछले साल से करें या फिर हम किसी बेस ईयर के साथ करें। वी नीड अ बेस ईयर सो दैट वी कैन कंपेयर आवर ग्रोथ रेट और कंपेयर आवर इन्फ्लेशन रेट और कंपेयर आवर एम्प्लॉयमेंट रेट। किसी भी चीज का रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें आज के साथ उसका प्रीवियस ईयर, प्रीवियस हमारा बेस भी हो सकता है, प्रीवियस हमारा बिल्कुल कंप्लीटिंग ईयर भी हो सकता है, बिल्कुल साथ वाला ईयर भी हो सकता है, उससे हमें कंपेयर करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी स्टार्टेड वेरी फर्स्ट टाइम वी हैड टेकन अ वन बेस ईयर, एक बेस ईयर के कंपेयर पे हमने अपने आप को WPI को निकाला। आर यू गेटिंग इट नाउ? कि जब मैं 2 ईयर्स की अलग अलग की बात करूंगी तो इसका मतलब होगा एक ईयर के बारे में प्रेजेंट कर रहे हो तो दूसरा ईयर उसका बेस ईयर है। डन? सो दे सेड दैट इन January 1942 the base week 1932 1932 को उन्होंने बेस ईयर लिया और उन्होंने डेटा कलेक्ट किया 1942 का। डेटा कलेक्ट किया मतलब इन्फ्लेशन रेट जो WPI की निकाली वो निकाली थी हमने जनवरी 10 1942 का, और जो हमने डेटा लिया था वो हमने लिया था अगस्त 1932 का। इन दोनों को कंपेयर करके हमने पहली बार बिफोर इंडिपेंडेंस, दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, इसके आगे की जो मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रही हूं आपको। सो दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट टाइम वी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ the base year 1932 and we calculate the first week WPI on 1942. After independence followed the same series with more goods are being included. इसके बाद जब हमारा independent time period आ गया, after independence we used same series but number of commodities or we can say goods were increased. जो हमारी commodities थी ना वो बढ़ गई। commodities का मतलब क्या अभी हम बताते हैं, पहले आप लिख लीजिए, या increase कर दी या include कर दी, आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने सेम सीरीज की बात की, मतलब हमने ये गैप नंबर ऑफ गुड्स या कमोडिटीज को इंक्लूड करने का मतलब है जब पहले आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते थे तो जैसे हमने अभी कहा ना, गोल्ड को हटा देंगे, सिल्वर को हटा देंगे, फूड प्राइस को, फूड कमोडिटीज को हटा देंगे, एनर्जी को हटाएंगे, इसी तरह कमोडिटीज है ना ये भी, ऐसे कुछ नंबर ऑफ कमोडिटीज को लेकर इन्फ्लेशन काउंट किया जाता था। लेकिन जब 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया तो हमने नंबर ऑफ कमोडिटीज और डाल दी इन्फ्लेशन के अंदर, कि सिर्फ पहले क्या था, सिर्फ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग वाली स्टोरी थी, बट दे सेड दैट क्लोथिंग के अंदर ये भी नेसेसिटी है, फूड के अंदर ये भी नेसेसिटी है, एनर्जी भी नेसेसिटी है, फोन कॉल होना घर में वो भी नेसेसिटी है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपको इफेक्ट करेगी, हाउस का रेंट भी आपको इफेक्ट करेगा, आपकी एजुकेशन भी आपको इफेक्ट करेगी कॉस्ट में। तो दे include the number of commodities after independence। पहले हम बहुत कम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर चल रहे थे, इसके बाद हमने नंबर ऑफ जो commodities है वो इंक्लूड करते रहे। एंड नाउ यू कैन राइट डाउन द नंबर ऑफ सीरीज एंड द नंबर ऑफ गुड्स वी हैव इंक्लूडेड, दैट इज टू बी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इन द सीरीज 1952, 53, 51, 52 कर लीजिए या 52, 53 कर लीजिए, इट्स ओके। ये सीरीज है 1952-53 base year series, 1952-53 base year, 112 commodities were included, नहीं ऐड कर दी हमने,
मतलब ये सिर्फ नई नहीं ऐड की है, ये हमारे पास बढ़ती गई है नंबर में। पहले इससे पहले सोचता सिर्फ 90 हो, फिर 91 100 हो गई, फिर 112 कमोडिटीज होगी, फिर आगे 200। तो नंबर ऑफ सीरीज के साथ साथ नंबर ऑफ गुड्स भी बढ़ती गई हमारे टोटल नंबर ऑफ WPI में। सो दैट वाज इशू इन 1952। क्योंकि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का पहला सीरीज था, है ना। फिर हमने 1961, 62, ये आप डेकेड वाइज कर लो, 71, 72 डेकेड वाइज आपके पास सीरीज आएंगी। ये 70, 71 की है, 81, 82, देन 93, 94, these are the years, 93, 94, 2004, 2005। आपको इससे एक दो क्वेश्चन निकल के आएंगे, मैं आपको बताती हूँ। 2011 एंड 12। ये सीरीज आज तक WPI की चेंज हो चुकी हैं बेस ईयर की, और जो आर्टिकल्स हैं दैट इज 139, इट्स 360, 447, 435, सॉरी 435, 676, and the later on is 697। ये आप इसके साथ मैच कर लीजिए। एक सीरीज बच गई ना, ये लास्ट वाली है, बीच में या तो मैंने एक छोड़ दिया। 447, 435, हाँ ठीक था, सॉरी ये लास्ट वाला तो ठीक है, ये अभी रिसेंट वाला यही चल रहा है हमारे पास। 447, 435, 676, 697। I can repeat the numbers: 112, 139, 360, 447, 435, 676, 697। These were the issues come up with the different commodities to be included after a time to time। आपको जो याद रखनी है वो ये वाली याद रखनी है, लास्ट सीरीज ही याद रखिए। ज्यादा कंपेयर करना है तो 204, सॉरी 2004, 2004 and 5 है ना। आफ्टर 90s it will come to 2000। चलिए, ये हमारी सीरीज थी कि कैसे कैसे कमोडिटीज को इंक्लूड किया गया। अभी हमारे पास इतनी कमोडिटीज इंक्लूडेड हैं WPI में। जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो हम 697 कमोडिटीज का प्राइस देखते हैं, फिर उनके अंदर देखते हैं कितना इन्फ्लेशन आया, वो इन्फ्लेशन हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है। डन। तो ये अगर नंबर ऑफ सीरीज है, फिर नीड आपको ज्यादा से ज्यादा जो चाहिए होगी, एक तो पहली वाली चाहिए होगी, और जो ये 2004 ये रिसेंट चेंज हुआ है हमारा, ये पता होना चाहिए। बस दो सीरीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, एक तो कमोडिटीज कितनी आती हैं, और स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तब कितनी कमोडिटीज ऐड हुई थी। डन। सो वी आर मूविंग अहेड, इसको मैं लीड कर रही हूं। नाउ WPI करता क्या है, कैसे कैलकुलेट करता है हमारी टोटल उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स को। दे सेड दैट, जैसे हमने कहा कि 697 कमोडिटीज आर देयर, दीज कमोडिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो टोटल इकोनॉमी की जो गुड्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर उन पार्ट्स के अंदर भी कमोडिटीज आएंगी। तो पहला 3 पार्ट्स कौन से बना, पहला तो हमारा बना प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी कमोडिटीज। प्राइमरी गुड्स या प्राइमरी कमोडिटीज या प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है जी। प्राइमरी आर्टिकल्स के बाद हमारी सेकंड आती है हमारी फ्यूल एंड पावर, दैट इज टू बी टेकन एज अ डिफरेंट वन, फ्यूल एंड पावर। Second type of group of commodities, and third one is manufacturing products।
I told you different kind of people are there, so different kind of inflation is there. Inflation सभी के लिए Cost of living for salary class people is called built-in inflation. Done? Yes, you. Deflation और disinflation में क्या फर्क है? सबसे पहले बताया हमने. What is deflation and disinflation? हाँ बताएं. इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन की रेट कम हो जाती है, डिफ्लेशन में नेगेटिव में इन्फ्लेशन की रेट. Inflation कम हो जाए. Very nice. Good. That's it. Yes, do you need to ask any question? Gurkamal, Kartik? Okay, okay. Thank you so much. So you can do one thing again, like we have already done with the one-off test, kind of test was there regarding HDI. Any other two topics which you want to go for revision or a test? Not a revision but a test from your side. Any other topic? बताइए. HDI का हमने जरा सा 2 questions का ले लिया test. I've just find out the things from your side. कितना समझ में आ रहा है? कोई और 2 topic बताइए. National income and inflation कर लिया हमने. तो कर ही रहे हैं, इसका कैसे लेंगे? ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, फिर उसमें से क्वेश्चन डालने. इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट किया हमने. Let's go for a test of poverty and let's go for only poverty. Let's go for only poverty. ऐसे सारे टॉपिक्स लाओगे तो आप नहीं कर पाओगे. So we can plan out the test of poverty and in this weekend. Okay, not by tomorrow but by the end of the week. It's Friday is already there, Thursday is already there, coming day. So by the weekend we'll go for a poverty test. Done? And please try to attend the test rather than skipping off a test. बचने की ज़्यादा अच्छा होता है कि परफॉर्म करो टेस्ट. गलत भी होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा आपको कोई पनिशमेंट मिलने वाला है? So please perform your test whenever we'll go for it. But for sure by this weekend we'll go for the test of poverty. Done? Okay.